हाँ जी, तो क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का अकाउंट्स अवेलेबल है के इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, फ्री के 4 नंबर आपके क्लास 12th के अंदर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आओ जरा जाने। तो देखिए, फ्री में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन काफी हद तक फ्री फॉर मार्क्स कह सकते हैं इसे। क्लास 12th का सबसे ज्यादा इजीएस्ट टॉपिक, जिसका पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके थे। पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखा मेरे बाबू, तो जाकर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1, जिसके अंदर हमने कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बातें की थी, तो जरूर जाकर वो भी देख लें। तो वो टॉपिक था आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट, उसी का ही दूसरा हिस्सा पार्ट 2 के तौर पर देखने वाले हैं आज के इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ कॉमन साइज स्टेटमेंट की बातें। तो देखिए, ये क्वेश्चन लगभग लगभग 100% तय है कि आपके एग्जाम में आएंगे जरूर, वेदर या तो आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था, आज देखते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो करते हैं जी बातों की शुरुआत। कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्लास 12 का सबसे 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 ज्यादा जरूरी, इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक, जो इसको लगभग लगभग फ्री मार्क्स टॉपिक बना दिया करता है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था, जहां हमने जाना था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो हिस्सों में आपको पढ़नी होती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरेटिव स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बिल्कुल उसी तरीके से जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है मेरे बाबू, तो वो भी आपके दो ही हिस्सों के अंदर है। एक आप प्रॉफिट एंड लॉस का कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और दूसरा आप बैलेंस शीट का कॉमन साइज स्टेटमेंट यानी कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो जरा आराम से कैसे बनाते हैं जी बैलेंस शीट का कॉमन साइज स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आओ जरा समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, तो अगेन फिर से वही बात कि क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। अगर आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसी को ही अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि कंपैरेटिवली काफी ज्यादा आसान काम रहने वाला है हमारे लिए। तो जरा देखते हैं जी। तो देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होगा आपको, बैलेंस शीट बना के दी हुई होगी, यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, एसेट्स में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, अलग अलग काफी सारे आइटम दिए होंगे। आमतौर पर आपको करंट ईयर डेटा और प्रीवियस ईयर डेटा दो दिए हुए होंगे। आपको तो क्या प्रिपेयर करनी है, इसकी प्रिपेयर करनी है कॉमन साइज बैलेंस शीट, जो निहायत ही बहुत ही ज्यादा आसान काम रहने वाला है। बस ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे का ये वीडियो। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाना है जरा सुन लेते हैं। हाँ, इस कॉमन साइज बैलेंस शीट के नीचे या आगे पीछे कहीं पर भी लिख दीजिए एज ऑन। हम लोग अच्छे से जानते हैं, 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आते हैं कि बैलेंस शीट के नीचे हमेशा एज ऑन मेंशन कर दिया जाता है। तो एज ऑन, अब ये आपका करंट ईयर है साल 2022, तो आप लिख दोगे एज ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। एंड देन उसके बाद में जो भी हमें काम काज करने हैं वो करने क्या है, तो देखो यहां पर टोटैलिटी में 4 कॉलम बने हैं, है ना। और अगर आपको याद होगा पार्ट 1 के अंदर जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट थी, तो उसके अंदर भी 4 ही कॉलम बने हुए थे हमारे। ये लाइन से 4 कॉलम थे, जिसके अंदर मेन काम करने लायक जो था वो आखिरी के 2 कॉलम में हुआ करता था, है ना। और ये जो शुरुआत के 2 कॉलम थे तो काफी ज्यादा आसान थे। इनके अंदर तो सिंपली आपको डेटा पुटिंग करनी होती थी। हालांकि ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये जो ये एंटायर सारी की सारी बैलेंस शीट है, इसको हम यहां चिपकाने वाले हैं, यानी सेम टू सेम जो कि बैलेंस शीट का डेटा है वो सेम टू सेम हम यहां पर लिखने वाले हैं। हाँ, बस लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है हमें। किस बात का ध्यान रखना है मेरे बाबू, तो शुरुआत में यहां क्वेश्चन के अंदर पहले आपको करंट ईयर दिया है, बाद में प्रीवियस ईयर दिया है, जबकि यहां जब आप काम करके चलेंगे तो पहले पहले आप प्रीवियस ईयर लिखेंगे, यानी 31 मार्च 2021। क्वेश्चन के अनुसार 31 मार्च 2021 हमारा पिछला साल है, प्रीवियस ईयर है, और जो हमारा करंट ईयर है वो है साल 2022। तो साल 2022 को आप बाद में लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2022। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी यही हुआ करता था कि जो भी हमारा डेटा था वो क्वेश्चन के अंदर तो पहले करंट ईयर बाद में प्रीवियस ईयर, लेकिन यहां पर पटकते हुए आप चीजों को रिप्लेस कर देते थे, थोड़ा सा बदल देते थे। अब इसके बाद में क्या करना है, तो कुछ नहीं, काफी ज्यादा आसान। जो भी ये सारा का सारा डेटा है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एज इट इज मेजर हेड, सब हेड, उनकी पर्टिकुलर अमाउंट, ये सारी की सारी सेम टू सेम ही मुझे लिख देनी है। तो सबसे पहले फटाफट से मैं सारा का सारा कॉपी कर देता हूं, यानी कि यहां पर लिख देता हूं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। तो आओ जरा करना शुरू करते हैं फटाफट से।
तो देखो सारा का सारा मैंने यहां पर कर दिया है, जरा आराम से। ये सारा का सारा जो भी आपका डेटा था वो सेम टू सेम मैंने लिख दिया है। अब उसके बाद में बस फिगर को भी क्या बदलेंगे नहीं, बिल्कुल सेम रखेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो ये वाली फिगर है जो आपके इधर वाले कॉलम में है साल 2022, तो हमने अपने सॉल्यूशन में यहां बनाया है। तो क्वेश्चन में यहां पर जहां 3.5 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख है तो उसको हम यहां लिखने वाले हैं। और जबकि क्वेश्चन के अंदर ये जो मार्च 2021 की डिटेल है जो उधर के कॉलम में नजर आ रही है, बट अपने सॉल्यूशन में जब हम जाएंगे तो इधर वाले कॉलम में हमें लिखना है। तो ये जो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख वाली फिगर है वो मैं यहां लिखने वाला हूं साल 2021, क्योंकि हमने चीजों को रिप्लेस किया है थोड़ा सा। तो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो क्वेश्चन का सबसे पहले शुरुआती हिस्सा तो यही होता है, ये सारा का सारा जो भी मेरा कंटेंट दिया हुआ है ये सारा का सारा आपको एज इट इज उतार लेना है, बस ईयर के कॉलम आपको रिप्लेस करने हैं। मेन हिस्से का काम यहां रहने वाला है, यहां हम कुछ काम करके चलेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में याद होगा आप लोगों को आमतौर पर कुछ ऑब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज निकाला करते थे। क्या यहां पर भी सेम काम होगा? ऑब्वियसली नहीं, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट है, यहां पर तो कुछ और किया जाता है मेरे बाबू। क्या करते हैं तो जरा सुनते हैं आराम से बात को। देखो सबसे पहले तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी और एसेट दोनों साइड दिए हुए हैं, और मैंने फिलहाल के लिए सिर्फ लायबिलिटी साइड का ही काम किया है। एसेट साइड का काम मैं नेक्स्ट पेज पर करूंगा। आप जब अपनी कॉपी के अंदर सॉल्यूशन बनाओगे या एग्जाम के अंदर करोगे तो एक ही पेज पर पूरा पूरा सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, यानी कि लायबिलिटी के नीचे ही आप एसेट साइड को शो करोगे। मैं तो नेक्स्ट पेज पर इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो आपको करना क्या होता है, तो देखिए कुछ नहीं, काफी ज्यादा आसान। में सबसे पहले मेन पेज पर यहां पर लिख देता हूं। आपको सिंपली बस इतना कैलकुलेट करना होता है कि हर एक आइटम बैलेंस शीट टोटल का कितना परसेंट है। क्या कैलकुलेट करना होता है? हर एक आइटम, वेदर इट्स अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शेयर कैपिटल और एनीथिंग एल्स, तो हर एक आइटम बैलेंस शीट का कितना हिस्सा है, सिर्फ ये कैलकुलेट करना होता है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट में कि हर एक आइटम बैलेंस शीट टोटल का कितना हिस्सा है, कितना परसेंट है ये। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आइटम को, रिलेवेंट आइटम को, वेदर इट्स शेयर कैपिटल, ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वटएवर, तो उसको आप बैलेंस शीट टोटल से डिवाइड करते हो और इनटू 100 करते हैं, और बस आपका पता लग जाता है कि वो पर्टिकुलर आइटम बैलेंस शीट टोटल का कितना परसेंट है। और इस चीज को करना काफी ज्यादा आसान है। लिटरली क्वेश्चन में हमेशा 2 साल दिए होंगे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, दोनों ही सालों में सेम काम हम करते हैं। आइटम को बैलेंस शीट टोटल से डिवाइड इनटू 100, दैट्स इट, बात खत्म हो गई अपनी कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आओ जरा करके देखते हैं, तो बात और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यानी सबसे पहले हम साल 2021 के अंदर, साल 2021 के अंदर ये वाला काम करके चलेंगे। क्या कि जो भी पर्टिकुलर आइटम है वो परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल आखिर कितना है, यानी कोई भी आइटम जो कि है वो बैलेंस शीट टोटल का कितना परसेंट है। और फिर वो ही सेम काम करेंगे हम 31 मार्च 2022 पर, 31 मार्च 2022 पर। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग सालों में अलग अलग काम करना है, बिल्कुल भी नहीं, सेम काम हमें करना है। तो परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ठीक है जी। तो ऐसे करके काम करके चलना है, ठीक है जी। तो जरा आराम से देख लेते हैं। बैलेंस शीट टोटल क्या है हमारा? 6 लाख रुपए। तो हर आइटम को 6 लाख से डिवाइड और इनटू 100, हर आइटम को 6 लाख से डिवाइड इनटू 100। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले आइटम की कैलकुलेशन की बात करूं तो वो कैसे होगा आपका? 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो क्या करना है आपको? 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख और इनटू 100। अगर मैं बात करूं ये परसेंटेज का आंसर क्या आएगा आपका मेरे बाबू, तो मेरे परसेंटेज का आंसर आएगा यहां से 3 लाख को 6 लाख से डिवाइड इनटू 100, तो ये आएगा आपका 50%। 50%, तो इस तरीके से कॉट कर दोगे आप लोग। और ऐसे ही नेक्स्ट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आपको। क्या? इस 2 लाख रुपए की सबसे पहले आपने ये 3 लाख रुपए का कैलकुलेट कर दिया, ये तो हमारा हो गया। अब उसके बाद 2 लाख की बारी आ जाएगी, तो 2 लाख का भी क्या करेंगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। हर बार डिवाइड का कंपोनेंट सेम रहेगा, क्योंकि हर बार डिवाइड तो बैलेंस शीट टोटल से ही करना है आपका। तो ऊपर का कंपोनेंट बदलता रहेगा, नीचे का कंपोनेंट तो सेम टू सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले मैंने 3 लाख को 6 लाख से डिवाइड किया, अब 2 लाख को कर रहा हूं, आगे चलकर 1 लाख को करूंगा। तो साल 2021 की कैलकुलेशन में तो बेसिकली यही करते रहना है, आइटम को बैलेंस शीट टोटल से डिवाइड और इनटू 100, बस बात खत्म। सबसे आखिरी में क्या करूंगा मैं? 1 लाख को 6 लाख रुपए से डिवाइड करूंगा, 1 लाख को 6 लाख से डिवाइड करूंगा और इनटू 100 कर दूंगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने ब्लू कलर से ये कैलकुलेशन शो की है, क्या ये आपको एग्जाम में शो करनी है? तो जवाब पूरी तरीके से ना है, बड़ा बड़ा ना। ये कैलकुलेशंस तो आपको रफ में करनी है, मैं तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए आपको दिखा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, ये ब्लू कलर वाली कैलकुलेशंस आपको एग्जाम में शो
नहीं करनी। आपको एग्जाम में सिर्फ ये येलो कलर का कंटेंट और जो अब मैं परसेंटेज यहां पर लिख रहा हूं, जैसे यहां पर मेरी परसेंटेज आएगी 33.33। देखो आप परसेंटेज लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ऊपर ही परसेंटेज कोट कर दिया, तो आप नीचे परसेंटेज ना भी लिखो तो काम चल जाएगा। 1 लाख को 6 लाख से डिवाइड और इनटू 100, तो यहां से आएगा आपका 16.67, ऐसे करके बातें हो जाएंगी हमारी। तो देखो करना हमें हर बार हर साल में यही है कि रिलेवेंट आइटम को बैलेंस शीट टोटल से डिवाइड और इनटू 100। अब देखो जो काम हमने साल 2021 में किया वही काम हमें साल 2022 में करना है। हुआ यह है कि चाहे मैं साल 2021 के बैलेंस शीट टोटल की बात करूं वो भी मेरा 6 लाख ही है, साल 2022 के बैलेंस शीट टोटल की बात करूं तो वो भी 6 लाख ही है। हालांकि क्या ये बैलेंस शीट टोटल वेरी कर सकते हैं? भाई बेशक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। साल 2021 में जो बैलेंस शीट का टोटल है, क्या जरूरी है साल 2022 नेक्स्ट ईयर भी बैलेंस शीट टोटल वही हो? तो जवाब है ना, जरूरी नहीं है। तो देखें आपको तो क्या करना है, जब आप साल 2022 की कैलकुलेशन करने के लिए चलेंगे तो 3.5 लाख को 6 लाख से डिवाइड करना है, तो 3.5 लाख को 6 लाख से डिवाइड करना है और इनटू 100 करना है ना। ये पहली परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। देन 1 लाख को 6 लाख से डिवाइड करना है, 1 लाख को 6 लाख से डिवाइड करना है। तो मतलब ऐसे ही करते चले जाएंगे हम। और जैसा कि मैं कह रहा था, यहां मैं 6 लाख से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर 6 लाख रुपए लिखा हुआ है। कई बार यहां पर 6 लाख के बजाय कुछ और भी हो सकता है। अब जैसे यहां पर 6 लाख है, यहां 6 लाख है, दोनों जगह 6 लाख है, लेकिन ये वेरी हो सकता है। तो जब आप साल 2021 की कैलकुलेशन करेंगे तो साल 2021 के बैलेंस शीट टोटल को कंसीडर करेंगे। जब आप साल 2022 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2022 के ही बैलेंस शीट टोटल को कंसीडर करना है। तो डन। यहां पर मैं 1,50,000 और डिवाइडेड बाय 6 लाख और इनटू 100। तो बस ये करना है। और एक बार फिर रिपीट करता हूं, ये ब्लू कलर की ये जो मैं कैलकुलेशन आपके लिए शो कर रहा हूं, ये आपको एग्जाम में नहीं दिखानी। आपको ये सभी कैलकुलेशंस बेसिकली लिखनी है कहां? रफ कॉपी में, और वहां से सीधा अपना सॉल्यूशन यहां पे लिख देना है। अब जैसे कि सबसे पहला जो आंसर आएगा वो आएगा 3.5 लाख को 6 लाख से डिवाइड करके इनटू 100 करके आपका 58.33, और आप इसे रफ में ही कैलकुलेट करके सीधा आंसर यहां कोट करेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, इसके अलावा यहां पर 1 लाख को 6 लाख से डिवाइड तो मैं ऑलरेडी भी कर चुका था, जो कि आएगा आपका 16.67। इसके अलावा सबसे आखिरी कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, नजर ही आ रहा है, आपका आएगा आपका 25%। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन शो कर दी सारी की सारी। और देखो जो काम हमने अभी अभी लायबिलिटी साइड के साथ किया है वही काम आपको एसेट साइड के साथ करना है। तो कुछ नहीं, काफी ज्यादा आसान, बिना किसी देरी के फटाक से करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं एसेट साइड की शुरुआत करूंगा तो सबसे पहले तो वही कि क्वेश्चन में से जो भी मेरा डेटा है वो सारा का सारा आपको सेम टू सेम वहां पर चिपका देना है। तो आओ जरा करना शुरू करते हैं। एसेट साइड में भी इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार फिर जैसे क्वेश्चन के अंदर डेटा है उसको आपको रिप्लेस कर देना है जैसे हमने लायबिलिटी साइड के अंदर किया था। यानी कि सबसे पहले आपको एज ऑन 31 मार्च 2021 का डेटा लिखना है, पिछले साल का डेटा लिखना है। देन उसके बाद में आपका 31 मार्च 2022 के डेटा की बात आएगी हमारी। और जैसा कि क्वेश्चन के अंदर फिगर गिवन है 4 और 2 6 लाख, ये 31 मार्च 2022 की फिगर है, तो ये 4 और 2 6 लाख रुपए मैं यहां लिखने वाला हूं। तो 4 लाख रुपए यहां पर और 2 लाख रुपए मेरा यहां पर। तो बस अमाउंट को फिल करते वक्त यही बात ध्यान रखनी है कि आपको डेटा को रिप्लेस करना है, और इस चीज में गलतियां हो जाती हैं हमसे, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। 3-3 लाख रुपए जो 2021 में है ये उधर लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम अपने मेन सॉल्यूशन पे आएंगे तो हम इधर लिखने वाले हैं। तो चीजों को रिप्लेस करते जाना है। ये सेम बात हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी सीखी थी, और यहां कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी एज इट इज हमारी बात है बिल्कुल है। काम क्या अब कुछ बदलने वाला है? तो बिल्कुल भी नहीं, काम अभी भी सेम टू सेम वही रहने वाला है कि सबसे पहले हम साल 2021 यानी 31 मार्च 2021 का निकालेंगे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, और उसके बाद साल 2022 का निकालेंगे 31 मार्च 2022 का निकालेंगे क्या? परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। तो एक एक करके वही काम करते जाना है हम लोगों को, ठीक है जी। मैं यहां पर एक बार फिर लिखने जा रहा हूं ब्लू कलर से, जो कैलकुलेशन आपको शो नहीं करनी। तो 3 लाख या फिर सीधा सीधा भी, वैसे तो आप काफी ज्यादा आसानी है चाहिए, सीधा सीधा मैं दिखा देता हूं। 3 लाख को 6 लाख से डिवाइड करेंगे, जिससे कि आंसर आएगा आपका 50%। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, फिर 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, फिर से आपका 50 ही आएगा। और ध्यान रखना यहां पर क्या बैलेंस शीट टोटल के अंदर भी कोई परसेंटेज आपको शो करनी है तो हाँ जी कर सकते हो आप, लेकिन ध्यान रखना हमेशा यहां पर आपका 100 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आपका 100 ही आएगा। और ध्यान रखना ये आपने जितनी भी यहां पर परसेंटेजेस लिखी हैं
जरा ये वाली बात भी कान खोल के सुन लीजिएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट में ये चीज चेक कर सकते हो आप, क्या कि वेदर आपने जितनी भी परसेंटेजेस निकाली हैं क्या इन सभी परसेंटेजेस का टोटल आपका 100 आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो इस बात का मतलब है कि हमारा क्वेश्चन गलत है। तो देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर आप सही जा रहे हैं या नहीं, कि जितनी भी आपने परसेंटेजेस कैलकुलेट की हैं, जैसे ये हमने अलग अलग परसेंटेजेस कैलकुलेट की हैं, तो वेदर क्या इनका आंसर टोटल 100 आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि क्या एग्जाम के अंदर आपकी कॉमन साइज स्टेटमेंट की निकाली गई परसेंटेजेस सही हैं या गलत हैं। खैर देन इसके बाद में यहां पर था मैं, जैसे यहां पर भी मैंने कैलकुलेट की, ऑब्वियसली 50 और 50 मिला के 100 आ रहा है, तो ठीक है, मतलब हम सही जा रहे हैं, है ना, मतलब ये वाली बात हो गई। खैर तो क्योंकि बैलेंस शीट टोटल हमेशा होगा आपका 100 ही, क्योंकि वही 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो 100 ही आना है आपका। ऐसे यहां पर 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख और तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा मेरा 66.67, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 2 लाख डिवाइडेड बाय ये, तो ये हो जाएगा मेरा 33.33, टोटल मेरा 100 ही आ रहा है। तो बस इस तरीके से बनानी होती है आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसके अंदर ध्यान तो बस इसी चीज का रखना है कि रिलेवेंट आइटम को बैलेंस शीट टोटल से डिवाइड करना है और इनटू 100 करना है। देन उसके बाद अब बात करता हूं मैं कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस की। अब देखो याद होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी हमने सीखा था कि थोड़ा सा अंतर ये पड़ता है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, कि बेसिकली इसमें पका पकाई खिचड़ी नहीं दी हुई होती, बल्कि आपको इस तरीके से रॉ डेटा दिया हुआ होता है, जिसको पहले आपको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना होता है। आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा बेहतर तरीके से पहले उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। इस बार बना बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया हुआ, जिस सिचुएशन में सबसे पहले तो आप अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो देखो सबसे पहले ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूं कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, और जैसे बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है क्या क्या लिखा जाता है, एज ऑन, तो यहां लिख सकते हो आप फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड, एज ऑन भी लिख दो तो वैसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर द ईयर एंडेड। अब जैसे यहां पर साल 2024 मेरा करंट ईयर है, साल 2023 मेरा पिछला साल है, तो साल 2024 डाल दोगे आप 31 मार्च 2024 ऐसे करके। डन जी डन। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी हमारी मेन इनकम होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज नोन एज अ नेट सेल्स, भाई सेल्स ही तो हमारी मेन इनकम होती है, तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली लिख देते हैं। और देखिए इस फॉर्मेट को मैंने काफी डिटेल में और आराम से पार्ट 1 के अंदर बताया था, तो अगर आपको डिटेल में और अच्छे तरीके से प्यार से बिल्कुल सहजता से समझना है तो जाकर पार्ट 1 के अंदर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, तो बहुत अच्छे से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी पता लगेगा। तो अब तो मैं थोड़ा जल्दी से कर देता हूं, क्योंकि उम्मीद करता हूं वो सभी ने देख लिया है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम सबसे पहले यहां पर कोट कर देंगे, जो हमारी मेन इनकम है, और जरा आराम से, अगर कोई अदर इनकम होती है तो ऑब्वियसली हम उसको लिख देते हैं, अगर कोई अदर इनकम नहीं होती तो हम नहीं लिखते, और यहां कोई अदर इनकम नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। डन जी डन। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम अपना एक्सपेंसेस की हेडिंग डालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्सपेंसेस की हेडिंग डालते हैं, और जितने भी क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस दिए हुए होते हैं उन्हें 1 बाय 1 लिखना शुरू कर देते हैं। एक्सपेंसेस आपके कुछ भी हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन हो सकता है, फाइनेंस कॉस्ट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, चेंज इन इन्वेंट्री वगैरह वगैरह, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो यहां पर तो अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिया है, एक अदर एक्सपेंस दिया है, मतलब 2 एक्सपेंसेस आपके दिए हुए हैं, तो ठीक है हम दोनों को ही यहां पर कोट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक तो दिया हुआ है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसे आप नॉर्मली यहां पर कोट कर दो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एंड देन उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस है। और आपको याद होना चाहिए सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखने के बाद में हम फाइनली, क्योंकि अगर कोई अदर इनकम होती है तो निकाल देते हैं, अदरवाइज फिर बना देते हैं हम टोटल इनकम, जिस टोटल इनकम को हम कोट कर देते हैं आमतौर पर ए नाम से, और एक्सपेंसेस इस तरीके से कोट करने के बाद में फिर हम फाइनली निकालते हैं क्या, हमारे टोटल एक्सपेंसेस, जहां टोटल एक्सपेंसेस को हम कह दिया करते हैं क्या, पार्ट बी, ऐसे करके। इसे हमने सीरियल नंबर फर्स्ट कहा था, इसे मैं सीरियल नंबर सेकंड कह देता हूं, इसे मैं सीरियल नंबर थर्ड कह देता हूं। खैर देन इसके बाद में यहां पर भी कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पहले जो आप डेटा कोट करोगे, यानी कि क्या यहां पर भी डेटा की रिप्लेसिंग करोगे आप, तो यस यहां पर भी कर दीजिए जी। तो 2023 उधर दिया हुआ है, यहां पर तो करते करते आप 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 यहां पर लिखोगे, और 31 मार्च 2024 यहां पर लिखने वाले हो। ठीक है जी, ओके सर जी, आ गई बात समझ में। बस फिगर्स को लिखते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे, बस यही काम करना है हमें, दिक्कत ही क्या है। तो सबसे पहले यही लिख देता हूं मैं, 20 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, तो लिख देता हूं मैं सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख रुपए,
उसके बाद में एक्सपेंसेस ये रहे हमारे 7 लाख रुपए, उसके बाद एक्सपेंसेस दूसरे वाले एक्सपेंसेस ये रहे मेरे 3 लाख रुपए। तो 20 लाख, 7 लाख और 3 लाख हम लोगों ने कॉट कर दिया। देन उसके बाद में यहां साल 2024 के 25 लाख, 10 लाख, 2 लाख, तो 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, इसके अलावा 10 लाख और 2 लाख, तो 25 के बाद 10 लाख और 2 लाख। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन का डेटा है वो हमने यहां पर लिख दिया। जैसा कि मैंने कहा था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर कोई अदर इनकम होती तो ऐड होती, अब तो है नहीं, तो जो टोटल इनकम होगी वो आपकी यही हो जाएगी ना, हमारी सेम टू सेम हो जाएगी हमारी, क्या ही दिक्कत की बात है। तो ये हम अपना सेम टू सेम लिख देते हैं, यहां पर 20 लाख रुपए और यहां पर 25 लाख रुपए। ये क्या है? ये हमारी टोटल इनकम है जिसे हमने ए नाम दिया। देन यहां पर एक्सपेंसेस हमने लिख दिए हैं, आप निकालेंगे टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस का मतलब सिंपली इन दोनों एक्सपेंसेस को जोड़ दीजिए। तो 7 और 3 मिला के हो जाएंगे आपके 10 लाख रुपए, 7 और 3 मिला के हुए हमारे 10 लाख रुपए, 10 और 2 मिला के हुए मेरे 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज। ठीक है जी, ओके। देन उसके बाद क्या काम खत्म हो जाता था? बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद हम निकालते थे फाइनली क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई? प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो प्रॉफिट निकलता है अपनी कमाई गई इनकम में से खर्च किए गए खर्चों को माइनस कर। तो हम क्या करेंगे, जो ए है यानी हमारी कमाई गई इनकम है, इसमें से बी यानी हमारे खर्चे माइनस कर देंगे, यानी कि ए में से बी माइनस कर देंगे। तो ए में से बी माइनस करेंगे मतलब ये रहा 20 लाख रुपए, ये रहा 10 लाख रुपए, ये रही इनकम, ये रहा खर्चा, ये रहा 20 लाख, ये रहा 10 लाख। तो 20 लाख में से 10 लाख माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 10 लाख रुपए। ऐसे ही यहां पर ये रही हमारी साल 2024 की इनकम, ये रही साल 2024 के खर्चे, ये रहा 25 लाख, ये रहा 12 लाख। तो 25 लाख में से 12 लाख माइनस करेंगे तो 13 लाख रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। आने वाला आएगा जरूर एक दिन, एक दिन आएगा, आप पता नहीं कब आएगा है। खैर, देन इसके बाद में हम टैक्स पेड को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन के अंदर टैक्स की परसेंटेजेस आमतौर पे दी हुई होती है जो कि है आपकी 40%। 40%, तो डन जी डन, 40% हम अप्लाई कर देंगे, जहां ये 40% इस बार 10 लाख रुपए के ऊपर अप्लाई होगा और यही सेम 40% इस 13 लाख रुपए के ऊपर अप्लाई होगा। तो 10 लाख का 40% कितना? ऑब्वियसली 4 लाख रुपए। क्या ही दिक्कत की बात है, 4 लाख रुपए। और 13 लाख का 40% कितना हो जाएगा? 5,20,000 रुपए, 20,000 रुपए। एंड देन बस यहां पर फाइनल अपना आंसर, हालांकि फाइनल अपना आंसर मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। या क्वेश्चन अभी खत्म हो गया? तो ऑब्वियसली नहीं, अभी कहां खत्म हुआ, अभी तो मेन ये जो ये वाली चीजें हैं यही तो हम अपना मेन काम करते थे, तो ये काम हमें अभी करना है। और ऑब्वियसली ये वर्क वाली हेडिंग पेपर में मत डाल देना, ये तो मतलब मेरे समझाने की बातें हैं, ठीक है, कि मेनली जो कैलकुलेशंस वाली बातें होती हैं वो हम उधर करते हैं आखिरी के 2 कॉलम में। जैसे बैलेंस शीट में हमने आखिरी के 2 कॉलम में परसेंटेजेस कैलकुलेट की, तो ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में भी आखिरी के 2 कॉलम में ही हम परसेंटेजेस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 10 में से 4 माइनस करके बचा आपका कितना? 6 लाख रुपए। 13 में से 5 माइनस हुआ तो कितना हुआ मेरा? 8 लाख। और फिर वो ये हुआ हमारा 7,80,000, क्योंकि फर्दर 20,000 और माइनस होना है। यहां जो हम पॉइंट डाल रहे थे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप डाल दीजिए 4th पॉइंट, देन टैक्स को आप डाल दीजिए 5th पॉइंट, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डाल दीजिए आप 6th पॉइंट। और बाकी ठीक है, इन सीरियल नंबर में इतना उलझने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे आप कर दोगे, किसी का नहीं डालोगे, किसी का एक्स्ट्रा डाल दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। बाकी यहाँ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देंगे तो ज्यादा अच्छी बातें हैं। चलिए जी, देन इसके बाद में क्या करना होता है? देखो, जैसे आप जब कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो आप हर एक आइटम को ये चेक करते हैं कि बैलेंस शीट टोटल का कितना हिस्सा है। तो कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करने वाले हैं? कॉमन साइज बैलेंस शीट में तो ये करते थे, तो कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं? तो जरा समझिएगा, यहां हम चेक करते हैं कि हर एक आइटम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बड़ा आइटम होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हर एक आइटम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर ये कैलकुलेट करते हैं कि हाँ भाई हर एक आइटम बैलेंस शीट टोटल का कितना हिस्सा है। यहां हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हर एक आइटम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना हिस्सा है, जिस केस में आपको डिवाइड करना है, हर बार बारंबार डिवाइड करना है, किससे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। इनटू 100 करोगे, परसेंटेज आपके सामने प्रस्तुत होकर आ जाएगी। तो बस ऐसे करके बातें करनी है आपको, ठीक है जी। तो आओ जरा करें 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 तो हर एक आइटम को और देखो, जैसे 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 कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर हम हर बार डिवाइड किससे करे थे? बैलेंस शीट टोटल से। तो वो तो आपका 100 के बराबर था, वो तो आपके
100 के बराबर था। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस बार मैं किससे डिवाइड करने वाला हूं हर बार, तो इस बार डिवाइड करने वाला हूं मैं हर बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो इसी कारण से जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा वो तो 100 के बराबर रहेगा। वो तो कितने के बराबर रहेगा, वो तो 100 के बराबर रहेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो वेदर किसी भी ईयर का मैं लूं तो वो तो आपका 100 के बराबर रहेगा। ठीक है जी, जैसे जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे तो बैलेंस शीट टोटल से डिवाइड कर रहे थे हर बार, तो बैलेंस शीट टोटल की जो परसेंटेजेस थी वो आपके 100 के बराबर थी। तो ऐसे ये आपके 100 के बराबर है। बाकी सभी आइटम की आपको परसेंटेज निकालनी है। अब जैसे सबसे पहले ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो कैसे निकलेगी, जरा आराम से बातों को सुन लीजिएगा जी। सबसे पहले मैं ये 7 लाख रुपए की परसेंटेज निकालने जा रहा हूं। कैसे निकालेंगे, तो 7 लाख रुपए को किससे डिवाइड करूं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करूं। साल 2023 की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 20 लाख से डिवाइड करूंगा। तो 7 लाख को 20 लाख से डिवाइड करूंगा, इनटू 100 करूंगा। ऐसे ही अगर मैं अगली परसेंटेज की बात करूं तो उसके लिए मैं 3 लाख को 3 लाख को 20 लाख से डिवाइड करूंगा, इनटू 100 करूंगा। तो देखो जैसे ही 7 लाख को अगर मैं 20 लाख से डिवाइड करूं, इनटू 100 करूं, तो यहां से आएगा आपका 35%। तो यहां पर तो मैं लिख रहा हूं 35, ठीक है जी। और 3 लाख को मैं 20 लाख से डिवाइड और इनटू 100 करूंगा तो यहां पर आएगा मेरा 15%। तो देखो इस कैलकुलेशन का आंसर आएगा 15 और इस कैलकुलेशन का आंसर आएगा 35। ऐसे ही ये जो ये हमने टोटल लिखा हुआ है, टोटल एक्सपेंसेस क्या, ये भी आपको करना है जी। हाँ जी बिल्कुल, ये भी करना है। और करना क्या है, देखो हर बार काम तो वही करेंगे हम, जिस भी चीज की परसेंटेज निकाल रहे हो उस चीज को आप बैलेंस शीट नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करो, इनटू 100 करो। जैसे अब यहां इसकी परसेंटेज आपको निकालनी है तो 10 लाख को 20 लाख से डिवाइड करो, किसको, 10 लाख को 20 लाख से डिवाइड करो, इनटू 100 करो, तो वो आएगा आपका 50%। और ऑब्वियसली ये टोटल है तो इन दोनों को जोड़ के 50 आना चाहिए, जो दिख भी रहा है। और अगेन ये जो ब्लू कलर वाले मैंने कंटेंट लिखा है ये कैलकुलेशंस हैं जो आपको एग्जाम में नहीं दिखानी। अभी के लिए तो ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट आइटम पर जाऊंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाऊंगा, तो ये आपका 10 लाख है, तो 10 लाख को फिर से 20 लाख से डिवाइड इनटू 100, तो क्या आएगा आपका, फिर से 50% आएगा। नेक्स्ट आइटम आपका क्या है, 4 लाख। 4 लाख को मैं 20 लाख से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा आपका, 20% आएगा। 4 लाख को भी 20 लाख से डिवाइड इनटू 100। 6 लाख को मैं 20 लाख से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा मेरा, ठीक है दिखा देता हूं मैं यहां पर, ठीक है जी। कैसे, यहां पर फाइनली सबसे आखिरी पे मैं पहुंच गया हूं। पहले हाँ भैया येलो कलर आ जाए आने देगा जरूर। तो मैं बात कर रहा था सबसे आखिरी कैलकुलेशन, जैसे ये 6 लाख रुपए है, तो देखो डज नॉट मैटर आप कहां की कैलकुलेशन कर रहे हो, हर बार आपको कैलकुलेशन करने के लिए रिलेवेंट आइटम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है। यानी कि 6 लाख को 20 लाख से डिवाइड करना है, तो 6 लाख को 20 लाख से डिवाइड करना है और इनटू में 100 करना है। तो इसलिए फाइनली नीचे वाली कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी, जो कि आएगी आपकी 30। और आप ये 30 क्या इस तरीके से भी निकाल सकते थे, 50, भाई ये सिंपली हो क्या रहा है, इसमें से ये माइनस करके ये आ रहा है, तो क्या 50 में से 20 माइनस करके भी 30 निकाल सकते थे, यस निकाल सकते थे। और क्या 35 में से 15 माइनस करके, वो 35 में 15 ऐड करके 50 निकाल सकते, यस निकाल सकते थे। बट ठीक है, कंसेप्चुअली तो यही बात है कि हर आइटम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके आपकी परसेंटेज निकल सकती है। बट जो रिश्ते हैं, रिश्ते मतलब जैसे इन दोनों को ऐड करके टोटल एक्सपेंस आ रहा है, तो इन दोनों परसेंटेजेस को भी ऐड करके यहां निकाल सकते हो आप। और जैसे रिश्ते हैं कि इन दोनों को माइनस करके ये चीज आ रही है, तो इन दोनों को भी माइनस करके आप ये निकाल सकते हो, ठीक है जी, परसेंटेज के टर्म में। और देखो जैसे हमने अब तो फिलहाल कैलकुलेशन किसकी की थी, 31 मार्च 2023 की, 31 मार्च 2023 की। इवन आप फॉर्मेट के अंदर कुछ इस तरीके से कॉट भी कर सकते हैं। एक मिनट जरा ये गायब कर दूं यहां से, लो चलो तुम हो जाओ गायब यहां से, ठीक है जी। तो आप करोगे कैसे शो, तो आप कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हो कि यहां तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो किस चीज की, यहां आप कैलकुलेशन कर रहे हो 31 मार्च 2023 की, और यहां कैलकुलेशन करोगे किस चीज की, 31 मार्च 2024 की। और दोनों ही जगह एग्जैक्टली कैलकुलेशन चल क्या रही है आपकी, तो आपकी कैलकुलेशन कर चल रही है कि रिलेवेंट आइटम कितना परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ किस चीज का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर आप लिख रहे थे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, तो यहां पर लिखोगे आप परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो साल 2023 की कैलकुलेशन में मैं हर बार डिवाइड किससे कर रहा था, 20 लाख से, लेकिन अब मैं डिवाइड किससे करूंगा, तो अब मैं डिवाइड करूंगा 25 लाख रुपए से, क्योंकि साल 2024 की जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो साल 2024 के ही कॉलम को देखूंगा और वहां पर तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख रुपए चमचमा रहा है, चमक रहा है मेरे बाबू। तो यहां 10 लाख को जैसे यहां पर सबसे पहले मैं इस आइटम की कैलकुलेशन करूंगा, इसकी परसेंटेज निकालना चाहूंगा, तो 10 लाख को 25 लाख से डिवाइड करूंगा,
10 लाख को 25 लाख से डिवाइड करूंगा और इनटू 100 करूंगा। जैसे ही मैं अगले आइटम की परसेंटेज निकालने पे आऊंगा तो 2 लाख को 25 लाख से डिवाइड करूंगा, 2 लाख को 25 लाख से डिवाइड करूंगा और इनटू 100 करूंगा। ऐसे करके बातें हैं। तो जरा आराम से, जैसे अब अगर इसका फाइनल आंसर निकालें तो ऑब्वियसली यहां पर आएगा आपका कितना 8 और यहां पर आपका फाइनल आंसर आएगा कितना 40 40 और अगर आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना है, मैन्युअली मतलब कि भाई इस आइटम की अब आपको परसेंटेज निकालनी है, तो एक तरीका तो यही है हमारा कि 12 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इनटू 100, क्योंकि आइटम कितना है 25, जिससे कि आपका आंसर क्या निकल के आएगा 48। ठीक है जी, 48 आएगा इसे सॉल्व करके। और जैसा कि मैंने कहा था कि देखो 40 और 8 को मिला के भी आप 48 बोल सकते थे, तो मान के चल सकते हो मेरे हिसाब से तो आप कैलकुलेट मैन्युअली करें और फिर वेरीफाई करके देख लें कि हाँ भाई इन दोनों का टोटल 48 आ रहा है। यस, तो हमने कैलकुलेशन सही की है। ठीक है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है आपका। खैर, देन ऐसे ही यहां पर आप क्या 13 लाख को 25 लाख से डिवाइड करेंगे इनटू 13 लाख को 25 लाख से डिवाइड करेंगे इनटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा क्या 52%। एंड देन जैसे ही यहां पर करोगे तो फिर कितना आएगा कितना आएगा, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। खैर, कितना है 5 लाख 20,000 रुपए और ऊपर है 25 लाख रुपए, ऊपर है 25 लाख रुपए और इनटू 100 4 जीरो कैंसल हो गई। ठीक है, तो ये इतना हुआ और ये 52 को 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 20.8 आएगा। ठीक है जी, ऐसे करके कैलकुलेशन हो जाएगी 20.8। और अब जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे आखिरी भी कैलकुलेशन चाहे तो आप मैन्युअली करें और चाहो तो सिंपली इन दोनों को माइनस करके, जैसे 50 में से 20 माइनस करके 30 आ रहा है, तो 52 में से भी 20.8 को माइनस करके कितना आ जाएगा आपका, ये बनेगा मेरा 32, तो 31.2 तो ऐसे करके आ जाएगा हमारा। तो डन। इसी के साथ में हम लोगों ने कॉमन साइज स्टेटमेंट भी खत्म कर ली है आज की क्लास के अंदर, जिसके अंदर काफी ज्यादा आसान काम ही है। ठीक है जी, ज्यादा कोई मुश्किल तो है नहीं। कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आपको फॉर्मेट बना बनाया नहीं मिलता, जबकि कॉमन साइज बैलेंस शीट तो काफी ज्यादा आसानी से बना ही लेते हैं हम लोग। तो जरा आराम से, मेनली हमारा मेन मुद्दे की बात क्या है कि यहां पर तो आपको आइटम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना होता है, यहां पर आइटम को बैलेंस शीट टोटल से डिवाइड करना होता है। यहां तो उम्मीद करूंगा याद ही होगा, दो तरह की चीजें हम निकाला करते थे, एक हम ऑब्सोल्यूट चेंज निकालते थे और दूसरा हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते थे। तो देखो, दोनों चीजों को मिक्स ना करिएगा, दोनों हैं आसान बातें, लेकिन अगर सेग्रीगेटेड रखेंगे, यहां पर आप कुछ ऑब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज निकालते थे और जबकि यहां पर तो आप लोग कुछ इस तरीके से आइटम को बैलेंस शीट टोटल या आइटम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड इनटू 100 करते। तो डन। इसी के साथ में फाइनली ये फ्री 4 मार्क्स वाले टॉपिक मेरी तरफ से खत्म हुए। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें से एक टॉपिक का आना एग्जाम में लगभग तय है। तो चलिए, खैर फिलहाल के लिए मेरी बात खत्म होती है। तो ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना भी ध्यान रखें और अपनों का भी।